लोगों के साथ होता है। नौकरी की तैयारी करनी, तो हमने भी नौकरी की तैयारी की। वो अलग बात है नौकरी नहीं मिली, जहाँ से एक आम आदमी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। किस ईयर की बात है ये? ये 2005 की बात है और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने क्या देखा कि जिस दोस्त ने सर मुझे मना किया था कि ये कंपनियाँ बाहर जाती हैं, कुछ नहीं होता, वो मेरे से पहले जॉइन करके बैठा हुआ था। एक टीचर 6 महीने इंडस्ट्री को समझता है और समझने के बाद फुल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। बिल्कुल सर। अपने सपनों को लेके कि भाई उसके सपने पूरे होंगे, परिवार को अच्छी ज़िंदगी देगा, हुए सपने पूरे? एक्चुअल में सर फुल टाइम में जब मैं आया था 2006 में, मुझे याद है जब मैं 2006 में मेरे पास बाइक नहीं थी उस वक्त। लेकिन सर जब इस बिजनेस में हम आगे बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, तो जब पीछे मुड़ के देखते थे तो जैसा बताया जाता था, जैसे बताया गया था कि आपके पीछे टीम खड़ी होगी, नेटवर्क बनेगा, एक समय आप फ्री हो जाएंगी, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। मेहनत कर रहे थे, आगे वाली मेहनत बढ़ रही थी, पीछे वाली टीम खत्म हो गई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार सेशन में। और आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी, जिन्होंने एक लंबा समय इस इंडस्ट्री को दिया और अपनी मेहनत के दम पे आज इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुए हैं। मिलिए आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे गेस्ट मिस्टर संजीव कुमार सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस शानदार सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के बहुत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो संजीव सर, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आप पहली बार आज हमारे शो के अंदर आए हुए हैं। सर अपने बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर। एक्चुअल में मैं बेसिकली मेरठ से हूँ, मेरठ में रहता हूँ और मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो पहले देहरादून में थी, क्योंकि मेरे फ़ादर आर्मी से थे, तो मेरे फ़ादर की पोस्टिंग देहरादून में थी, तो मेरी 10th तक की एजुकेशन तो देहरादून में हुई है, डीएवी स्कूल से पढ़ा मैं वहाँ से। इसके बाद मेरे फ़ादर मेरठ में आए तो बाकी का एजुकेशन जो था वो मेरठ से हुआ। मेरा 12th से लेके ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन मेरी मेरठ से है और प्रॉपरली बेसिकली मैं बिहार से हूँ और बिहार में एक जगह पड़ता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, सासाराम का नाम दुनिया जानती है, आपने भी सुना होगा। वहीं से हूँ मैं। और लेकिन मेरठ में जब हम आए तो पिताजी उस टाइम पे ऑन सर्विस थे और मेरी एजुकेशन चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ से एजुकेशन पूरी करने के बाद, जैसे कि अमूमन मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है, नौकरी की तैयारी करनी, तो हमने भी नौकरी की तैयारी की। वो अलग बात है नौकरी नहीं मिली, तो हमने फिर अपना स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया और इसके बाद ज़िंदगी चल रही थी। एज ए टीचर आपने जॉब शुरू की। जी, एज़ अ टीचर हमने अपने करियर की शुरुआत की और इकलौता लड़के थे अपने माँ-बाप के, एक सिस्टर थी, तो लाइफ़ ठीक थी, एक मिडिल क्लास की जैसे होती है वैसी लाइफ़ थी और सपने बड़े थे, लेकिन वो एडजस्टमेंट वाली लाइफ़ थी, चल रहा था और उसको जी रहे थे। उसी दरमियाँ एक इंसान के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। पहले कभी पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसके बारे में कभी सुना नहीं। और एक हमारे पड़ोस में सर रहते थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। अच्छा, वो भी बेसिकली आर्मी से ही थे, तो थोड़ा-सा कनेक्टिविटी बन गई उनसे, क्योंकि मेरे फ़ादर को वो जानते थे और इस पर्पज़ से उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया और मैं पहली बार मेरठ में एक जगह है बेगमपुल करके, वहाँ पर एक सेमिनार होता था और वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ पर उस सेमिनार में जाने के बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री होती है, जहाँ से एक आम आदमी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। किस ईयर की बात है ये? ये 2005 की बात है। 2005। 2005 में मुझे मौका मिला था इस इंडस्ट्री में आने का और उस टाइम पर मतलब पैसे की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे फ़ादर की सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी और हम भी जो बच्चों को पढ़ाते थे, तो उस वक़्त इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं हुआ करती थी। कितनी सैलरी थी? लगभग स्कूल में मुझे 7-8 हज़ार रुपए मिलते थे। अच्छा। और इसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन्स वग़ैरह देता था, तो 8-10 हज़ार रुपए वहाँ से कमाता था। तो ये छोटी-सी जीवन था मेरा जो वहाँ पे 15-20 हजार की सैलरी। 15-20 हज़ार रुपए के आस-पास में कमाता था अपने लाइफ़ में। और लेकिन जब इस इंडस्ट्री को देखा तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एक आम फैमिली से हैं, आम परिवार से हैं और मैंने उनको देखा कि वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।
तो मुझे याद है एक इंसान मतलब बोला मैं 5वीं क्लास पास हूँ और यहाँ से मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, उसको देख कर के मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। जी, मुझे लगा कि जब ये कर सकता है तो मैं तो इससे अच्छा हूँ, ज़्यादा पढ़ा-लिखा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे और बेहतर करना चाहिए और ये सोच लेकर के इस इंडस्ट्री में मैं आ गया। अच्छा। जी, मतलब आपने एक 5वीं क्लास इंसान को जब कमाते हुए देखा, बिल्कुल। तो लगा यार ये 5वीं वाला डेढ़ 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं तो मैं तो ग्रेजुएट हूँ। पढ़ा-लिखा हूँ, मैं कहाँ 20,000 में भटक रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल और तो इस आप उस मतलब उस इंसान को देख के आप इस इंडस्ट्री के अंदर जी, आए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या सफ़र रहा सर? बस शुरुआत जब की तो ब ऐसा कुछ था नहीं और एक्चुअल में मैं बताना चाहूँगा, मैं मोटिवेट तो बहुत हुआ इस प्लान को देख कर के, लेकिन एक वाक़या ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहूँगा जब मौका मिला है आपके साथ बात करने का तो। एक्चुअल में जब मैंने प्लान देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों का बिज़नेस है, लोगों की इंडस्ट्री है और लोगों को लाना पड़ेगा यहाँ पर बताने के लिए, जॉइन कराने के लिए। तो मैं बच्चों के बीच में रहता था, मैं बच्चों को ट्यूशन देता था, तो मुझे लगता था बच्चे तो इसको करेंगे नहीं, बड़े लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। हुँ, तो एक मेरा दोस्त था, मेरे साथ एजुकेशन में था, पढ़ा मेरे साथ पढ़ता था, जस्ट लाइक बोले तो लंगोटिया यार मैं बोल सकता हूँ उसको। बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा और वो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता था, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना पहले उसको समझाया जाए। समझाया जाए, बताया जाए। अच्छा उस वक़्त मैं जॉइन नहीं हुआ था इस इंडस्ट्री में, अच्छा, तो मतलब बोलते हैं ना कि मैं बिना कई जो होशियार लोग होते हाँ, हैं, पहले मेरे 2 बन जाए फिर हम लाएँ, यस मतलब मैं बिना दुकान खोले कस्टमर ढूँढने की कोशिश कर रहा था। कर रहा था मैं और वो उसमें वो मेरा दोस्त मिल गया मुझे। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको बताते हैं, मैं उसको लाया। अच्छा उसने पूरा प्लान देखा, प्लान देखने के बाद उसने मेरे से कान में धीरे से बोला, "यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिर ये" उसने बोला, उसने मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, "यार संजीव ये ठीक नहीं लग रहा है और कुछ गड़बड़ है।" बोला, "क्या गड़बड़ है?" बोला, "नहीं, ये अपने लेवल का काम है नहीं और तू बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, मैं भी जॉब करता हूँ और ये ठीक नहीं है। ऐसी कंपनियाँ रोज़ आती हैं, रोज़ भाग जाती हैं और तू नहीं जानता लेकिन मैं बहुत जानता हूँ ऐसी कंपनियों को।" अच्छा रियल में ही मुझे नहीं पता था, मैं तो फर्स्ट टाइम आया था। लेकिन जैसे ही मैं उस पे ट्रस्ट करता था, जैसे ही उसने ये बात मेरे को बोली, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि ये सही बोल रहा होगा और उसकी बात मान कर के हमने डिसाइड किया कि हम इस इंडस्ट्री को नहीं करेंगे। और फिर हम वापिस आ गए और जिसने मुझे इनवाइट किया था, मेरे पड़ोस में थे उन्होंने मुझे बार-बार मेरे से मिलना शुरू किया, मुझे फ़ॉलो अप करना शुरू अच्छा बाद में पता चला कि फ़ॉलो अप कोई चीज़ होती है, उस टाइम तो नहीं पता था लेकिन हाँ, अब मैं फ़ॉलो अप वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में पता चला फ़ॉलो अप कोई वर्ड होता है। तो उन्होंने बार-बार मेरे से मिलना शुरू किया और मुझे लगा शायद पता नहीं क्या है, मैं मना कर चुका हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन बार-बार मिलने के बाद जब मैं नहीं समझा तो ब अचानक लगभग इस प्रोसेस में 30 दिन का एक 25-30 दिन का समय निकल चुका था। अचानक उस इंसान ने मुझे ज़बरदस्ती अपने बाइक पे एक दिन संडे का दिन था और ज़बरदस्ती बैठाया और मुझे दोबारा उस वेन्यू पर ले गए जहाँ पहली बार लेके गए थे। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने क्या देखा कि जिस दोस्त ने सर मुझे मना किया था कि ये कंपनियाँ भाग जाती हैं, कुछ नहीं होता, वो मेरे से पहले जॉइन करके बैठा हुआ था। अच्छा, और जैसे ही उसको मैंने ये देखा तो मुझे बड़ी मतलब अजीब-सा शॉकिंग लगा कि ये ऐसा क्यों किया इसने मेरे साथ? और ये खुद जॉइन हो गया, मुझे मना कर दिया इसने। तो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में सर मुझे नहीं पता था कि मैं पैसे कमाऊँगा कि नहीं कमाऊँगा। लेकिन उसके जिद पे मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था कि ठीक है तूने मुझे मना किया लेकिन तेरे साथ नहीं करूँगा, इनके साथ करूँगा और मैंने जॉइन कर लिया था। मतलब अपने दोस्त का बदला निकालने के लिए। बदला निकालने के लिए हमने इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया था। उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ा। मैं भूल गया कि हाँ, मैंने कुछ किया लेकिन धीरे-धीरे ज़िंदगी गाड़ी आगे बढ़ी। वो बार-बार मैंने जॉइन कर लिया, फिर मेरे से मिलना शुरू हुए, कुछ लोगों ने मुझे बताना शुरू किया। वो जो सर थे हमारे जो सीनियर थे, वो बार-बार मेरे घर आने लगे। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताने लगे, समझाने लगे। तो मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा और वो बार-बार एक बात बोलते थे कि सर यहाँ पर पैसिव इनकम आएगा, यहाँ पर टीम बनेगी, यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होगा। यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आपके पास आएगा। इस तरीके की कुछ बात करते थे वो, तो शुरुआत में तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे-धीरे मैं कुछ लोगों को दिखाते थे, वो फ़ोल्डर से दिखाते थे कि देखिए सर ये फलाना सिंह है, आज ये नहीं है उसके बाद भी इनके फैमिली को पैसा मिल रहा है और ये बड़े लेवल पे हैं। आज इनकी टीम में इतने लोग हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो भी पैसा मिल रहा है। तो मैं धीरे-धीरे मोटिवेट होने लगा उनको उनकी बातों को सुन कर के, देख कर के। और बोलते हैं ना कि बार-बार जब कोई चीज़ आपके सामने आने लगती है, होने लगता है, तो बोलते हैं ना कब तक हसीना और उठेगी, एक दिन तो मान ही जाती हुँ, है। और एक दिन हम भी निर्णय लिए। निर्णय ले ही लिया हमने और हम इस इंडस्ट्री में फिर करने के लिए डिसीज़न बना लिया हमने। और फिर लगभग इस प्रोसेस में 6 महीने का समय बीत गया था। मैं 6 महीने तक उनको मैं टालता रहा। लेकिन 6 महीने के बाद फिर जब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, तो फिर सर हमने
पूरी ताकत लगाई इस इंडस्ट्री में और 6 महीने तक काम किया एज़ अ पार्ट टाइम इस बिज़नेस में अपने ट्यूशन्स के साथ-साथ किया और इसके बाद इस इंडस्ट्री में हम फुल टाइम आ गए। सब कुछ छोड़ के आ गए। सब कुछ छोड़ कर के अपना ट्यूशन्स की कोचिंग सेंटर तो सब एक बंद कर। टीचर 6 महीने इंडस्ट्री को समझता है और समझने के बाद फुल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। बिल्कुल सर। अपने सपनों को लेके कि भाई उसके सपने पूरे होंगे, जी, जी, जी। परिवार को अच्छी ज़िंदगी देगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हुए सपने पूरे? आह, अब कितना दिन काम किया फुल टाइम आने के बाद? एक्चुअल में सर फुल टाइम में जब मैं आया था 2006 में, हुँ, मुझे याद है जब मैं 2006 में मेरे पास बाइक नहीं थी उस वक़्त। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीनियर्स ने बोला कि सर अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो आपको एक बाइक लेनी पड़ेगी। तो उस वक़्त जैसे कि पता है सर पैसे का अभाव था, इतनी बड़ी सैलरी थी नहीं। तो हमारे घर में एक आरडी चलती थी ₹500 की। हर महीने पोस्ट ऑफिस में मेरे मदर फादर जमा करते थे। तो 2006 जनवरी में वो आरडी पूरी हुई थी और वो ₹36,000 उसमें वो आरडी में पूरा हुआ था। तो उस वक़्त मेरे अपलाइनों ने मेरे अब सीनियर्स ने प्रेशर बनाया कि सर गाड़ी ले लो। आपको गाड़ी लेनी है। अच्छा प्रेशर इसलिए बनाया क्योंकि मैं जहाँ जो आया था, वहाँ से बहुत सारे लोगों के बीच में इकलौता मैं ही पढ़ा लिखा था। तो सब फौजी आदमी थे, कोई 8वीं पास था, कोई 10वीं पास था। तो उन्होंने पूरा हथियार मुझ पे ही डाल रखा था। हुँ, उनको लगा अगर ये अगर गाड़ी ले लेता है, तो ये बढ़िया काम कर जाएगा। इसलिए इतना प्रेशर बनाया उन्होंने कि भई तू गाड़ी ले ले। और मुझे समझ में भी आया, मुझे लगा अच्छा मैंने खुद के लिए मुझे लगा था कि मैं चाहिए भी मुझे और मुझे खुद मेहनत करना है क्योंकि डिसीज़न मेरा था। और मैंने वो पिताजी से रिक्वेस्ट करके वो जो आरडी पूरी हुई थी, वो ₹36,000 की स्टार सिटी बाइक आती थी उस वक़्त, हुँ। वो हमने बाइक जनवरी 31 जनवरी को याद है मुझे वो डेट आज भी मैंने वो बाइक बाइक ली। बाइक ले लिया था हमने। गाड़ी लेने के बाद सर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया। जी गाड़ी लेने और के बाद फिर जैसा कि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ कि आप एक अच्छे वक्ता रहे हैं, आप एक अच्छे ट्रेनर भी रहे हैं, आप एक अच्छे प्लानर भी रहे हैं, एक अच्छे मोटिवेटर आप रहे। क्योंकि हमें याद है कि जब हम लोग इंडस्ट्री में आए थे तो हमने आपको देखा था स्टेज से बोलते हुए, तो हमें मतलब लगा था कि नहीं भाई कोई बहुत बड़ा स्पीकर है, जो बहुत बड़ा काम करेगा। क्या ऐसा हुआ कि 8-10 साल टाइम देने के बाद भी आपकी करियर नहीं बन पाई? हाँ, बिल्कुल सर और जब हमने मेहनत करने की शुरुआत की तो उस वक़्त जैसे कि मैं बता चुका हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। बहुत बड़ा नॉलेज थी नहीं, कोई एजुकेशन था नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में 99.9% लोग हिट एंड ट्राई करने आ जाते हैं सर। हुँ, और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं एज़ अ करियर आया था। हुँ, अच्छा मेरी अंदर एक चीज़ रही है सर कि मैं रिस्क बहुत ज़्यादा लेता हूँ। मैंने अपने चलते हुए कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया था इस इंडस्ट्री के लिए। अच्छा उसका कारण ये था कि कभी पैसे की वज़ह से कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब मैं ऐसे परिवार से था, पिताजी फौजी आदमी थे और तो कभी पिताजी ने भी प्रेशर नहीं बनाया कि आपको पैसे के लिए ये करना है। तो जो मेरे मन में आता था मैंने किया। तो जब इस इंडस्ट्री में फुल टाइम कूदे तो मैंने पिताजी को बोल दिया कि सर पापा हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएँगे और हम फुल टाइम इसको करते हैं। बोले ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। हालाँकि थोड़ा-सा विरोध हुआ शुरुआत में लेकिन फिर मान गए और हमने पूरी ताकत झोंक दी। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हमें बताया गया था कि आपको टीम बनानी है, आपको नेटवर्क बनाना है और हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया। हमने लोगों को इस इंडस्ट्री में लाना शुरू किया और इतने ज़्यादा मोटिवेट करते थे सर हम लोगों को इतने हाईली मोटिवेट करते थे कि मुझे याद है हमने लोगों की बकरियाँ तक बिकवा दी थी इस बिज़नेस में। इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे और अच्छा, लोन दिलवा करके हम इस इंडस्ट्री में लोगों को लाते थे। और मुझे याद है एक व्यक्ति था फ़ाज़िलपुर में एक जगह है मेरठ में, फ़ौजी आदमी था वो और उसके पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे। तो मैं जब उससे मिला तो सुबह 8 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक वो ड्रिंक में रहता था वो। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे करेगा? बोला करना तो है, लेकिन पैसे नहीं है। तो मैंने बोला पेंशन कितनी मिलती है? तो उसने बोला कि 3000। मैं उसको पेंशन बुक लेके उसके बैंक में गया और बैंक मैनेजर से बोला इस पे कितना लोन मिल सकता है? बोला 20,000। बोला कब देगा? बोला 2 दिन में। बोला जल्दी दे दे। और उसको हमने लोन दिलवा करके इस बिज़नेस में 10,000 उसको दिए और 10,000 की आईडी लगाई और हमने उसके साथ शुरुआत कर दी। तो इतना जुनून था इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कि हमने मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं किया किसी के साथ। लेकिन सर जब इस बिज़नेस में हम आगे बढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, तो जब पीछे मुड़ के देखते थे, तो जैसा बताया जाता था, जैसे बताया गया था कि आपके पीछे टीम खड़ी होगी, नेटवर्क बनेगा, एक समय आप फ्री हो जाएँगे
वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। मेहनत कर रहे थे, आगे वाली मेहनत बन रही थी, पीछे वाली टीम खत्म हो रही थी। उसका कारण उस वक़्त समझ में नहीं आ रहा था। जब हम बार-बार अपने अपलाइनों से बात करते थे, सिस्टम से बात करते थे, कंपनी में बात, ऑफलाइन क्या बोलता था? अपलाइन एक ही बात बोलता था कि सर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ऐसे ही होता है, आप टेंशन मत लो। और मैं बार-बार कंप्लेन करता था, बोला सर प्रोडक्ट में दिक्कत है, ये प्रोडक्ट लेने के बाद लोग आ नहीं रहे हैं, दोबारा कोई रीसेल नहीं कर रहा है, दोबारा कोई माँगता नहीं है। हुँ, तो हमारा अपलाइन एक ही बात हमें बोलता था कि संजीव सर ये प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस नहीं है, ये अपॉर्च्युनिटी बेचने का बिज़नेस है। अच्छा। अब अपॉर्च्युनिटी बेचने का बिज़नेस है सर, ये उस वक़्त मुझे समझ में नहीं आया, मुझे भी लगा शायद मेरा अपलाइन सही कह रहा, क्योंकि एक बात बताई जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि ऑल अपलाइन इज़ ऑलवेज़ राइट, हुँ, अपलाइन हमेशा सही रहता है। और जब आपको शक हो कि अपलाइन गलत है, तो पहली वाली लाइन दोबारा पढ़ लोगे, अपलाइन इज़ ऑलवेज़ राइट। तो मैं इस थ्योरी पे काम कर रहा था, मुझे लगता सादा अपलाइन सही कह रहा है कि अपॉर्च्युनिटी बेचने का बिज़नेस है, और हम फिर दोबारा लग जाते थे। जैसे ही तुम्हारा मन में थोड़ा-सा क्वेश्चन आता था, अपलाइन ये बात बोलता था और हम फिर लग जाते थे। लोग कंप्लेन करते थे, बोला सर ये प्रोडक्ट सही नहीं है आपका। कितने दिन गुज़र गए ऐसे? ऐसे करते-करते लगभग 7 साल गुज़र गए, 7 साल, 7 साल गुज़र गए, लंबा टाइम है। लंबा टाइम हो गया। ऐसी बात नहीं है, पैसे भी आए, लेकिन जो सोच थी पैसे की, पैसिव इनकम की, करोड़ों रुपए की, वो नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया। अगर मैंने 10 साल उस इंडस्ट्री को दिया और 10 साल में अगर मैंने 30 लाख रुपए पैसे कमाए, मतलब बने, पैसे तो बने, लेकिन जस्ट लाइक अ जॉब की तरह, एक मतलब नौकरी की तरह बने। एक जॉब में जितना बन सकता था उतना बना बस। बिल्कुल, तो और मुझे लगा कि अगर नौकरी की तरह इस इंडस्ट्री में काम करना था, तो फिर इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि इतनी मेहनत तो जॉब में नहीं थी, जितनी मेहनत यहाँ पे हमने की। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो वो प्रॉब्लम है, जहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है। और फिर मैं 2013 में मेरी लाइफ में घटना घटी, और वहाँ से थोड़ा-सा मेरा मोराल और डाउन हुआ। वहाँ से मैं थोड़ा-सा और बैक गया। हालाँकि 100% नहीं था, फिर भी मैं प्रयास कर रहा था। 2013 में मेरे फ़ादर को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उस वक़्त मेरी ज़िंदगी यू टर्न के रास्ते पे आके रुक गई, और वहाँ पर ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया, और मेरे फ़ादर का बिज़नेस जो था वो रुक गया। मेरा सब कुछ लगभग रुक सा गया। पहले भी खत्म होता जा रहा था, मगर वहाँ पर आकर के वो रुक गया। और उस वक़्त ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर नेटवर्क होता, नेटवर्क काम कर रहा होता, तो शायद इस कठिन परिस्थिति में नेटवर्क की वज़ह से पैसे बन रहे होते। लेकिन वो दिख नहीं रहा था। और तब मेरा धीरे-धीरे मोराल इस इंडस्ट्री से डाउन होता चला गया, और 2015 आते-आते मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिए। क्विट करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि सिचुएशंस ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बड़ी हो गई थी, बच्चे बड़े हो गए थे, खर्चे बढ़ गए थे, और इनकम के नाम पर कुछ था नहीं वहाँ पे। और 10 साल सर आपने टाइम दिया। जी, 10 मैंने साल में आपने लगातार मेहनत भी किया। बहुत कुछ किया। फिर आप बता रहे हैं सर बिज़नेस स्टेबल नहीं हो पाया। जी, 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 जी। अच्छा, और और आप फिर आपने बिज़नेस छोड़ने का डिसीज़न बना लिया। मैंने सोचा कि अब मुझे लगता है कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूँ। फिर दोबारा कैसे आ गए? दोबारा सर, दोबारा आप फिर एसलीपीएस में कैसे आ गए? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सर, जब मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ रहा था, तो लोगों ने मुझे फेलियर का तमगा दे दिया कि यू आर अ फेलियर पर्सन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मुझे लगा कि अच्छा, मुझे भी लगने लगा शायद रियली मैं फेलियर हूँ, क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा पाया। ये सवाल सर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान 2005 में इस इंडस्ट्री में आता है और जॉब छोड़ के अपनी करियर लगाता है। फिर वो 10 साल मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और 10 साल बाद वो फिर आउट हो जाता है। तो जनरली हमारे इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में जो चला जाता है, फिर वो जल्दी आता नहीं, वो हिम्मत वो ला नहीं पाता है। लेकिन फिर आप दोबारा भी आए जी, और दोबारा आने के बाद आपने फिर काम किया और 7 साल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने यहाँ से हासिल करी। बहुत बड़ी सक्सेस आज आपके पास है। तो आज आप क्या फ़ील करते हो कि पहली राउंड में क्या ऐसा हुआ, जिसकी वज़ह से आपने वो सफलता हासिल नहीं करी? जी। और ये सेकंड राउंड में क्या अच्छा हो गया? क्या पॉज़िटिव पॉइंट रहे जिसकी वज़ह से आज इतनी बड़ी सक्सेस आई? वो बताइए आप लोगों को। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं बता रहा था कि जब हमने वहाँ पर इतनी मेहनत की, स्ट्रगल किया, और उसके बाद वो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो मन निराश हुआ और हम उस इंडस्ट्री से आउट चले गए। लेकिन मन में एक कसक थी, ये आवाज़ थी अंदर से कि जो हमने मेहनत किया था उसका परिणाम हमें नहीं मिल पाया, और वो कारण समझ में नहीं आया था उस वक़्त। लेकिन जब मैं वापिस अपने पुराने लाइफ़ में चला गया, इस इंडस्ट्री को
क्विट कर गया, तो लोगों ने मुझे फेलियर का बोला कि आप फेलियर हैं, और मुझे भी फ़ील होने लगा कि मैं फेलियर हूँ शायद, इसलिए पैसा नहीं कमा पाया मैं। और फिर मैं अपने फ़ादर के बिज़नेस को सँभालने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, और मैं मेरे फ़ादर का चलता हुआ बिज़नेस था, फिर मैं उसको देखना शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उस बिज़नेस को सँभालने लगा। 8 बजे जाता था, 10 बजे आता था। मुकेश के दर्द भरे गाने थे, और बिना बताए ज़िंदगी चुपचाप चलने लगी सर। उस वक़्त डिसाइड कर लिया था, अब मैं जीवन में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा। लेकिन जो मेरे साथी थे, जो मेरे पुराने मित्र थे, जो मेरे साथ इन्होंने इंडस्ट्री को किया था, उन्होंने एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत कर दी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की, और मुझे ऑफ़र भी मिले, लेकिन मैं उनको मना कर चुका था कि सॉरी सर, अब मैं इस इंडस्ट्री में दोबारा नहीं आऊँगा, और मैं मना कर चुका था कि मैं अब नहीं करूँगा डायरेक्ट सेलिंग को, और मैं अपने बिज़नेस में खुश हो गया, अपनी दुनिया में खुश हो गया, और ज़िंदगी आगे बढ़ी, समय आगे बीता। लेकिन उन लोगों को, जो मेरे साथी थे, मैंने उनको दोबारा इस इंडस्ट्री में सक्सेस होते हुए देखा, कामयाब होते हुए देखा, लग्ज़री कार अचीव होते हुए देखा। उन लोगों को भी मैंने देखा, जो शायद उस वक़्त कुछ नहीं थे जब हम इस इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत बड़े लेवल पे देखा। मन करता था कि क्या है समझें, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि मैं दोबारा आऊँ इस इंडस्ट्री में। उसी दरमियाँ एक इंसान मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में टच करते हैं, मुझे बताते हैं, एसलीपीएस के बारे में बताते हैं। मुझे पता तो था, लेकिन पर्सनली उन्होंने ही मुझे इस बिज़नेस के बारे में बात किया। लेकिन उनको भी मैंने मना कर दिया, बोला सॉरी सर, आप मोरे वो मेरी दुकान पे आते थे, बैठते थे, और मैं उनको चाय-पानी पिला कर के चुपचाप भेज देता था। लगातार जब 3 महीना वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको लास्ट में थक हार के बोला कि सर, जितनी मेहनत आप मुझ पे कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप किसी फ्रेशर पे करेंगे, तो शायद वो बंदा इस इंडस्ट्री में आकर के जॉइन करके आपके साथ काम कर जाएगा। आप गलत इंसान पे गलत टाइम पर मेहनत कर रहे हैं, मैं अब नहीं आऊँगा। लेकिन सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, उस इंसान ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लगातार मना करने के बाद भी वो बार-बार मेरे शॉप पर आते रहे, मुझे टोकते रहे, मुझे बोलते रहे। एक समय की बात है, मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चलने लगी, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ समस्या आ गई। तो मेरी वाइफ़, मैं रात को मैं अपनी वाइफ़ से बात कर रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने मेरे को बोल दिया कि ऐसे ज़िंदगी कैसे चलेगी? यहाँ से तो कुछ बड़ा चीज़ हो नहीं रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगी? और जैसे ही ये बात मेरे घर में आई, आप विश्वास करें, मुझे दोबारा पता नहीं क्यों ये इंडस्ट्री याद आने लगी। ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बार दोबारा वो इंसान मुझे याद आने लगा, जो मुझे 3 महीने से मेरा पीछे पड़ा हुआ था, और वो याद आने लगा। मुझे लगा, अरे एक बार उससे क्यों ना बात करके देखा जाए। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे मेरा मन करने लगा, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले की तरफ से कोई ऐसा आदेश हो, ऐसा कुछ कर्म किया हो मैंने पिछले जन्म में, कुछ पुण्य का काम किया होगा, जो शायद कहीं न कहीं कुछ बाकी रह गया हो, जो ऊपर वाला दोबारा मुझे देना चाहता था। और वो दोबारा मेरा मन करने लगा, उस इंसान को मैंने बुलाया, बोला सर, मुझे दोबारा प्लान बताएँ। तो उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में, डब्ल्यूएल के बारे में पूरा डीपली बताया। अच्छा सर, सिचुएशन ऐसी थी कि हमने जब वहाँ पर 10 साल तक पैसे नहीं कमाए थे, तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दोबारा इतने बड़े लेवल पे पैसे कमाए जा सकते हैं। वो बार-बार मुझे समझाने की कोशिश करते, मैं बार-बार मना कर देता। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें समझी। एक जो मेरे कॉम्पिटिटर थे इस इंडस्ट्री में, जो पहले से रहे थे, मैंने उस इंसान से बोला कि आप मुझे उनका आईडी खोल के चेक दिखाएँ, तब मैं शायद डिसीज़न लूँगा। और उन्होंने मेरे सामने उनको फ़ोन किया, बोला सर, मैं सर के सामने बैठा हूँ, और आपका आईडी पासवर्ड माँग करके ये आपका चेक देखना चाहते हैं। सर, उन्होंने इतना बोलना था, और उस सर ने 2 सेकंड नहीं लगाया अपने आईडी पासवर्ड भेजने में, और मैंने जैसे ही उनका चेक देखा, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी इनकम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ सकती है। और तब मेरे मन में ऐसा लगा कि एक बार सेकंड पारी दोबारा खेलनी चाहिए। लेकिन अभी भी क्वेश्चन थे सर। वो क्वेश्चन अभी भी बरकरार थे, जब मैं वहाँ से 10 साल फेल हुआ था, और वो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, प्लेटफ़ॉर्म ये प्रोडक्ट के बाद भी, अपलाइन अच्छे होने के बाद भी, मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाया? तो यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छे अपलाइन से मुलाकात कराई गई, एक बहुत अच्छे लीडर से मुलाकात कराई गई, और सर, मैं कहना चाहूँगा, मुझे कंपनी ऑफ़िस में आने का मौका मिला था। पहली बार मुझे एसलीपीएस की ऑफ़िस में आने का मौका मिला।
और उस ऑफ़िस में उस वक़्त मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता था। मैं आपको रियल बताना चाहूँगा। लेकिन पहली बार जब मेरी मुलाकात मिस्टर अमित कुमार दुबे सर से हुई, यानी आपसे हुई, तो जब आपकी बातें मैंने सुनी, तो मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेहनत का एक ही कमी थी, जो कि प्लेटफ़ॉर्म जो था, प्रोडक्ट जो था, ये 2 चीज़ें एक बहुत बड़ा शॉट लगा मुझे, जहाँ पर मेरी 10 साल की मेहनत वहाँ पर रंग नहीं ला पाई। और शायद अगर इस इंडस्ट्री में मुझे कामयाब होना हो, तो मुझे 2 चीज़ें कमी दिखी, एक तो प्लेटफ़ॉर्म और दूसरा प्रोडक्ट। और ये 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे अच्छी दिख रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मैं आज में पैसा कमा जाऊँगा। और फिर मुझे लगा कि एक बार डिसीज़न लेना चाहिए, और सर हमने इस इंडस्ट्री को दोबारा शुरुआत की। मैं देखता हूँ सर, लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे कमिटमेंट करके आते हैं, बहुत सारे वादे लेके आते हैं, बहुत सारी डिमांड लेके आते हैं। लेकिन मैं जिस इंसान के साथ मैंने शुरू किया था, मेरा एक ही कहना था कि सर आप साथ दे देना, बिज़नेस करने मुझे आता है, बिज़नेस मैं खुद कर लूँगा, बस आप साथ दे देना, आपका साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और यही कमिटमेंट करके मैं सर के साथ आया था, और आज मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उस समय को, उस पल को, जिस पल को हमने स्लीपियस वेलनेस की शुरुआत की। और इसके बाद जो रोल रहा इस इंडस्ट्री में सर, मेरे अपलाइन का, मेरे मेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक इंसान जो 10 साल काम करता है, फिर छोड़ के बैठ जाता है, फिर दोबारा किसी से मिलता है और ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि इंसान वही है, 10 साल काम किया, घर चलाना मुश्किल था और 7 साल हो गए सर यहाँ। जी, 7 साल किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया, अच्छी संस्था के साथ काम किया और आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक डिफरेंस इन्होंने बताया कि प्लेटफ़ॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता हासिल की जा सकती है, अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो तो, जी, है ना? और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट, कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छा होना जी, चाहिए। जी। कंपनी की पे आउट सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना बिल्कुल चाहिए सर। और जो सीनियर मेंटर्स है आपके साथ वो तगड़ा होना चाहिए। जी, जी, उसके बाद अगर आप रोल करते हैं तो सफलता मिल जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 चीज़ें पहले नहीं थी, यहाँ मिली इसलिए इतनी बड़ी सक्सेस आई, राइट? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, हाँ, और क्योंकि मेहनत इसलिए तो आप कॉन्फिडेंट भी हुए। जी, मेहनत तो हमने वहाँ भी किया था, मेहनत हमने यहाँ भी किया। हुँ, लेकिन पे आउट, प्रोडक्ट और एक सही डायरेक्शन, ऐसी बात नहीं है अपलाइन वहाँ अच्छे नहीं थे, अपलाइन वहाँ भी अच्छे थे। हुँ, लेकिन जिस अपलाइन के मेरा मुझे साथ यहाँ मिला, जिस मेंटर का मुझे साथ यहाँ मिला, मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि दुनिया का बेस्ट अपलाइन मुझे मिला सर। नाम भी ले लो कोई बात और नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, मैं उस इन शख्स का, उस महापुरुष का मैं नाम ज़रूर लूँगा। और मैं तो बड़ी प्राउडली फ़ील करता हूँ कि मेरे अपलाइन कंपनी के फास्टेस्ट एम्बेसडर लीडर लीडर हैं, एस्क्लेपियस के फास्टेस्ट एम्बेसडर लीडर लीडर मिस्टर विकास सर हैं, जिनकी बदौलत, जिनके बताए हुए रास्ते पे चल के आज इस संजीव कुमार ने, जिसको लोगों ने फेलियर बोल दिया था, जिसको लोगों ने बोल दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता, उस इंसान के माध्यम से आज इस इंडस्ट्री में मैंने अपने जीवन के सारे सपने पूरा करने का मौका मिला, और मैं कर भी रहा हूँ। अब 7 साल की जर्नी की बात करते हैं। इधर जी। 7 साल की जर्नी मतलब क्या रहे? क्या उतार-चढ़ाव रहा? क्या संघर्ष रहा? बिल्कुल सर, उतार-चढ़ाव रहा, क्योंकि जब हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, और तो आपको पता है सर, एक इंसान की लाइफ में एक लिमिटेड लोग होते हैं, और जब इस बिज़नेस की शुरुआत की, तो हमारे पास वही लोग थे जिनको हमने पुराने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया था। तो जैसे ही हमने दोबारा शुरुआत की, तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, फिर से शुरू कर दिया आपने? अच्छा। अब तक पेट नहीं भरा आपका? हाँ, ऐसे कुछ टोन्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन्स हमारे सामने आए, हाँ। और ऐसी कुछ बातें आईं, जो मेरा मोराल, मेरी हौसले, मेरी हिम्मत को तोड़ती थी बार-बार। यहाँ आने के बाद वही दिक्कत हुई जो वहाँ शुरुआत में हुई वहाँ थी। शुरुआत में हुई सर। मतलब मैं हम बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं नए जगह पे शुरू करते हैं, जी, तो आपकी दिक्कत और समस्या सेम आएगी। सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं हो सकती सर। हुँ। अब ये डिसीज़न आपका होगा यानी कि दोबारा फ्रेशर बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। और मैं तो यही कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में लोग यही नहीं कर पाते हैं। हुँ। अगर मैं बात करूँ अपने 10 साल के करियर की, तो 10 साल में लगभग हमने वहाँ पर 7,000 लोगों की टीम बनाई थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में हम आए, तो हमने अपने आप को ज़ीरो से समर्पित कर दिया, और हमने उस अपलाइन को, उस मेंटर को ज़ीरो से समर्पित किया। अगर उन्होंने हमारे जीवन में बोला कि सर दिन को रात है, तो हमने कभी दिन नहीं बोला सर। उन्होंने रात को दिन बोला, तो हमने कभी रात नहीं बोली। और शायद मुझे लगता है कि
जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आपके द्वारा जो मौका मिला है मुझे, मैं एक ही बात कहूँगा कि समर्पण एक ऐसा शब्द है जीवन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे अपलाइन ने 2 बातें सिखाई है मुझे, समर्थन और समर्पण। समर्थन स्वार्थ और लालच में दिया जाता है और समर्पण निस्वार्थ दिया जाता है। और हमने समर्पित कर दिया अपने अपलाइन को। तो दोबारा से समर्पित हो करना आसान था? मुश्किल था, हैं? बहुत मुश्किल था। मुश्किल था और वो फिर मुश्किल कैसे किया आपने ये मुश्किल काम? और सर मुश्किल और ज़्यादा हो गया जब हमारे पुराने साथियों ने ये और टोन मार कर के बोला कि आप कैसे इंसान हो जो अपने से बहुत बाद वाले व्यक्ति के साथ शुरुआत कर रहे हो आप। हाँ, ये तब और ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जब हम लोगों के पास जाते थे तो लोग इस तरीके की बात करते थे। हुँ, लेकिन हमने एक बात समझ ली थी कि मेरा जो अनुभव था वो वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं रहा और वहाँ पर इस इंडस्ट्री में मैं पैसा नहीं कमा पाया। अगर उस अनुभव के साथ इस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, तो शायद उस इंसान के साथ, उसकी सोच के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, जो मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाना चाहता है और मैं शायद फिर फेल हो सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को ज़ीरो कर लिया। टिपिकल था, मुश्किल था, लेकिन मैंने उस मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मुझे बहुत प्राउड होता है ये बात बोलते हुए। तो यहाँ धड़ाधड़ सक्सेस आई या यहाँ भी नहीं ठोकर सर, खाई? ऐसा नहीं है सर। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कभी भी बहुत धड़ाधड़ सक्सेस नहीं मिलती है सर। हाँ, उसके लिए आपको वो बेसिक काम करने पड़ेंगे, जिस बेसिक काम को करके आपकी लाइफ़ में सक्सेस मिलती है। क्या-क्या बेसिक काम किया फिर? बेसिक काम मतलब वो बताना जो आपने यहाँ आने के बाद किया, बिल्कुल सर। ज़ीरो से। ये उन लोगों के लिए भी प्रेरणा होनी चाहिए, कोई अगर फ्रेशर आता है जी, तो जी, जी। उसको कैसे काम करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मैं तो बिल्कुल कहूँगा सर कि मैंने इस इंडस्ट्री में वही काम किया जो 2005 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में शुरू किया था। एज़ ए फ्रेशर ऐज़ अ फ्रेशर किया। क्या-क्या किया वो ज बताइए? हमने लिस्ट बनानी शुरू की। हुँ, हालाँकि हमारी पुरानी लिस्टें सब खत्म हो चुकी थी। हमने नई लिस्ट बनानी शुरू की। हम अनजान लोगों से मिलते थे। हम अपने उन लोगों से मिलते थे जिनको हमने कभी उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में टच नहीं किया। हमने उन लोगों से मुलाकात की जो रास्ते में चलते हुए हमसे मिलते थे। हम जूस के ठेले पे खड़े होकर के 1-1 घंटे तक जूस पीते थे, वहाँ पर नए लोगों की जान-पहचान बढ़ाते थे। हम मंदिर में जाकर के लोगों से मुलाकात करते थे, हम बैंक्स में जाकर के लोगों से मुलाकात करते थे। हम पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट का आवागमन ज़्यादा होता है, वहाँ पर जा के हम लोगों से मुलाकात करते थे, बात करते थे। क्योंकि ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि इस इंडस्ट्री में आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा और वो नए लोग कहाँ से मिलेंगे वो मुझे समझ में आ गया नई था। प्रोस्पेक्टिंग ही हमारी जान है। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री में जिस इंसान ने अपनी नई तो दोबारा प्रोस्पेक्टिंग आपने को फिर बंद नहीं की। कैसे प्रोस्पेक्टिंग किया? बिल्कुल, फ्रेशर लेवल पे सर। हुँ, मैंने मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था सर, तो मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, फिएट की पुंटो और आज भी है वो और मेरी लक्ष्मी है वो, जो हमने पुराने प्लेटफ़ॉर्म से लिया था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया तो सर मुझे एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं कार से बिज़नेस नहीं कर सकता था क्योंकि इनकम थी नहीं इतनी। तो मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ी, दिक्कत हुई तो हमने एक स्कूटी फाइनेंस करवाई ओके। और आप विश्वास करें उस स्कूटी को हमने 2 महीने में हमने लगभग 7000 किलोमीटर चला दिया था। और वन टू वन, डोर टू डोर हमने नए-नए लोगों से मिलने की शुरुआत की और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नए लोग मिलते चले गए। इसमें सबसे बड़ा अगर मैं रोल करूँगा, ऐसी बात नहीं है सर ये मेहनत हमने वहाँ नहीं की और यहाँ पर अलग से की, हमने मेहनत यहाँ भी की। लेकिन यहाँ पर कामयाब होने का एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, जो मेरी मेहनत को और 10 गुना बढ़ा गया, वो था सर यहाँ का प्रोडक्ट। जब मैंने मेहनत करने की शुरुआत की और जब मैं लोगों को अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया, जो लोगों के पास मेरा प्रोडक्ट गया, हमारी संस्था का प्रोडक्ट गया, तो मेरी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दिया इसने क्योंकि इस प्रोडक्ट ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में सवाल उठाया कि आप तुम डॉक्टर हो क्या? कैसे इसको बेच सकते हो? लेकिन हमने उनके सवालों को जवाब दिया कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये हम कोई दवाई नहीं सेल कर रहे हैं, ये फूड सप्लीमेंट है। ये प्रोप्राइटरी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और ये कोई भी इंसान इसको बेच सकता है। हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। एक नॉर्मल फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको प्रमोट करते हैं। लोगों को जब समझाया हमने, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लिया और जब रिजल्ट आने शुरू हुए, तो आप विश्वास करें सर हमारी मेहनत कम होने लगी और बिज़नेस बड़े लेवल पे ब डेवलप होने लगा। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक अच्छा प्रोडक्ट आपकी मेहनत को 10 गुना और बढ़ा देता है। जो एस्क्लेपियस के साथ मेरे साथ हुआ। 7 साल में सर सबसे कठिन समय क्या था आपके लिए? 7 साल में सबसे कठिन समय था इस कोई एक ऐसा समय बताइए जो आपको लगा कि नहीं यार, यहाँ तो दोबारा मामला गड़बड़ होगा। क्योंकि ये आता ही आता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये यहाँ पर भी आया था मेरे आया लाइफ़ था। आया था वो लाइफ़ में क्या और था वो? वो पल था जब इस इंडस्ट्री में जब हमने मेहनत करने की शुरुआत की, तो जब 2019 में मेरे फ़ादर की डेथ हुई और 1 साल बाद। 1 साल के बाद जब 2018 में हमने शुरू किया था और 2019 में मेरे पिताजी की डेथ हुई,
तो मुझे लगा कि अब शायद दुनिया दोबारा से मेरी ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि मैं सब कुछ अपने घर के लिए मैं ही था। अपने माताजी के लिए इकलौता लड़का था, अपनी बहन के लिए सब कुछ मैं ही था, अपनी वाइफ़ के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ मैं ही था और कोई था नहीं। तो ज़िंदगी वहाँ पर दोबारा यू टर्न सी हुई, लेकिन मैं दोबारा धन्यवाद करूँगा यहाँ पर मेरे मेंटर का, मेरे अपलाइन का, जो उस बुरे वक़्त में उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और कदम से कदम बढ़ा कर के मेरी टीम को सँभाला, मुझे सँभाला। और उस वक़्त ऐसा बीच में पल आया कि हमने बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद भी एक समय ऐसा था कि कुछ लोग आए और फिर दोबारा छोड़ कर के इंडस्ट्री से हमारा साथ आपके साथ के लोग। लोग दोबारा टीम चले आई और गई, गए। वो होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं दोबारा वो सिचुएशन ना आ जाए जो पहले पुराना डर। पुराना डर जो था। तो मैं बार-बार अपने सीनियर से, अपने मेंटर से ये बात बोलता था, लेकिन मेरे मेंटर मेरे अपलाइन एक ही बात बोलते थे, "नहीं सर, टेंशन मत लो, यहाँ पर वो समस्या नहीं आएगी।" तो मैं तो एक बहुत बड़ा अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इस बुरे वक़्त में मेरे अपलाइन ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा साथ दिया और इसके बाद कभी पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं। समस्या आई, उसके बाद भी आई और मैं तो इस इंडस्ट्री में बार-बार ज़ीरो हुआ हूँ सर। मैं बोलूँ कि शुरुआत से लेके 2005 से लेके अब तक, तो मैं लगभग 4-5 बार ज़ीरो हुआ हूँ। 4-5 बार ज़ीरो। 4-5 बार इंडस्ट्री से ज़ीरो हुआ हूँ और एक बार तो ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी पूरी टीम ही छोड़ कर के कहीं और चली गई। अच्छा, हाँ, मैं एक इंसान को अपने नेटवर्क में मीटिंग कराने के लिए बुलाया गलती से, उस व्यक्ति ने हमारी पूरी टीम ही शिफ्ट कर दी। तो मेरा चेक उस वक़्त बहुत अच्छा बनता था और अचानक अगले हफ्ते से चेक मेरा ज़ीरो हो गया। मैं पुरानी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर ये जान के कि आपने दोबारा भी वही स्ट्रगल किया। अब अचीवमेंट से खुश हो? बिल्कुल सर, अब तो स्लीपियस क्या में की अचीवमेंट रही आप बताइए दर्शकों को? बिल्कुल सर, हालाँकि मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं हाँ, है, फिर भी लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद, स्लीपियस वेलनेस में आने के बाद मेरा सपना था एक लग्ज़री कार लेने का और वो मैंने 2020 में मुझे वो मौका मिला, आप लोगों के 2 आशीर्वाद से। साल में लग्ज़रियस कार ले लिया। जी, मैंने 2 साल में इस बिज़नेस में 50 लाख की बीएमडब्ल्यू कार मैंने बीएमडब्ल्यू। अचीव किया था इस बिज़नेस में और मेरा सपना रहा था इस इंडस्ट्री में बीएमडब्ल्यू लेने वहाँ का। 10 साल में नहीं आया बीएमडब्ल्यू? वहाँ 10 साल में या नहीं 2 आया, साल में आ 2 गया? साल में आ गया सर। ओके। और इसके बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स आए, लेकिन रिसेंटली मैंने अभी लगभग 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी भी मैंने परचेज़ की है, स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से। और यानी जो तो लोग बोलते हैं कि नेटवर्कर जो होता है वो सिर्फ़ गाड़ी खरीदता है। जी, जी, तो जी। आज आपके माध्यम से बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलर सिर्फ़ गाड़ी नहीं, गाड़ी के साथ घर भी खरीदता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सपना था हमारा और अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है हुँ। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत आगे तक जाना है और बाकी बहुत अच्छा आप लग रहा जिस है। भी डायरेक्ट सेलर से पूछो वो मतलब लग्ज़रियस कार के बारे में ज़रूर बात करता है। जी। जबकि मार्केट में ट्रेंड है कि जो इंसान 100 करोड़ का होता है वो 50 लाख की गाड़ी खरीदता है। जी, जी, जी। हमारी इंडस्ट्री में जस्ट कुछ उल्टा ही है। जी। यहाँ 2 करोड़ का आदमी 50 लाख की गाड़ी खरीद लेता है। जी। आपको क्या लगता है, क्यों है ऐसा? बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा लगता था पहले, मैं जब मुझे भी लोगों ने ऐसा बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कई लोग इसका मज़ाक भी बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे मीम्स भी बना कर के डालते हैं इस चीज़ को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम खुद हैं। हुँ, हमारा शोरूम हम खुद हैं और हमारा शोरूम हमारी लग्ज़री कार है, हमारे लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हम हम दूसरों को नहीं दिखाते कि हम कार खरीद रहे हैं। हम उन लोगों को ये मैसेज देते हैं जो हमारे साथ, हमारे विश्वास पे हमारे साथ इंडस्ट्री में आए हैं। उनको ये मैसेज देते हैं कि आप देखिए कितना बड़ा विश्वास पैदा किया जा सकता है, कितने बड़े लेवल पे हम अपने अचीवमेंट को बना सकते हैं और आज मेरे जीवन में ये लाइफ में ये खुशी आई है, तो आपके जीवन में भी आ सकती है। तो मार्केट की मैं बात करता हूँ सर, तो मार्केट में एक दुकानदार 50 लाख रुपए अपनी दुकान में लगता है, शायद घर नहीं बनाता वो। हुँ। लेकिन अपने दुकान में 50 लाख लगाता है, 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है तो 1 करोड़ रुपए लगाता है। ये उसका इन्वेस्टमेंट उसकी शॉप हो गई। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हमारी लग्ज़री कार है, जिसको देख कर के बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में मूव करते हैं। और दूसरी बात सर, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सर एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, जी, जी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वी आर द शोरूम, बिल्कुल। हम लोग शोरूम होते हैं जी, जी, बिल्कुल। और बिकना एक्चुअल हमें होता है। जी, लोग पहले हमें सुनते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को देखते हैं बिल्कुल। और जब अगर हमें बिकना है, तो सबसे अच्छा दिखना हमें चाहिए। जी, जी, जी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब इंसान मान लो गाड़ी पे चल रहा है, बाइक पे चल रहा है, तो उसकी कॉन्फिडेंस अलग होती है। जी, लेकिन आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप पहली बार कार में आए, तो आपकी कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, वो बढ़ गया। बिल्कुल सर। दूसरा, लोगों को आपका देखने का नज़रिया बदल गया। जी, जी, जी। तो मतलब लोगों के आपके प्रति दृष्टिकोण भी चेंज हुए और आपका सेल्फ इमेज भी चेंज हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल और मैं महसूस करता हूँ ये। वैसे ही जब आप लग्ज़रियस कार में आए,
तो लोगों का आपका देखने का नजरिया बदला, प्लस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि इस सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए अगर 60 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल बाकी मजे तो आ ही रहे बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल सर और 60-70 लाख की गाड़ी से जी, अगर जी, कोई जी। चल रहा है, तो मजे तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जो सर। बूस्ट अप होता है आपकी डाउनलाइन का। आपने बहुत जी, अच्छा जी, एक जी। पॉइंट बताया कि डाउनलाइन का जो हमें देखने का नज़रिया बदलता है, हुँ, इस समाज और सोसाइटी को देखने का जो नज़रिया बदलता है, बिल्कुल सर। उस चीज़ का ये इन्वेस्टमेंट है वो लग्ज़रियस कार, जिसके बाद अक्सर देखा गया है कि लोगों का बिज़नेस कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ता है, बिल्कुल, क्योंकि विज़न बदल जाते हैं। जी सर, जी सर। और ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जब लग्ज़री कार खरीदी थी, तो उस लग्ज़री कार की कीमत मैंने 1 साल में वसूल कर ली थी। अच्छा 1 साल में आ गया। वो अब 50 हो गया ना वो इन्वेस्टमेंट 50 वापस? लाख मैंने अगले साल मैंने उसको कवर कर लिया था हुँ, और मेरा बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया था उस लग्ज़री कार के बाद। हुँ। और आपने जो एक बात बोली सर कि लोगों का नज़रिया बदल जाता है, बिल्कुल ये सच बात है। अपने लोग जो पुराने ढर्रे में, पुराने नज़रिए से हमें देखते हैं, वो अचानक उनका नज़रिया, उनका व्यवहार, उनके हाल-चाल, उनके भाव बदल जाते हैं और उनको लगता है कि अब ये बड़ा आदमी बन गया है। बोल सकते हैं नेटवर्कर तो कार लेना नहीं चाहते, लोग लिवाते हैं। बिल्कुल, लोग दिलवा देते हैं, तो अगर ये धंधे की डिमांड है तो ले लेता है। बिल्कुल अच्छा हमारे लिए पहली लग्ज़रियस कार तो ऐसे भी बोलते हैं जी, जी, कि जी, जी। धंधे की डिमांड से लिया जाता है, और जी, दूसरी वाली होता है अपने शौक के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? शौक का सर कौन-सा कार है? 100 का सर लगभग 1.5 करोड़ की कार मुझे लेनी है अच्छा, और लूँगा मैं अभी बीएमडब्ल्यू की अभी ही। बना रहे हो प्लानिंग? जी, जी, बिल्कुल। बीएमडब्ल्यू की ही जी, लेंगे। बीएमडब्ल्यू की लूँगा वेरी और बहुत जल्द आने वाली है गुरुदेव। एक अच्छे सर सक्सेसफुल आप लीडर, पैसा कितना कमाया सर बताएँ ना? हालाँकि पब्लिक डोमेन है और ऐसा बोला जाता है कि समाज में बहुत सारे लोग तरीके के रहते हैं, लेकिन आपने पूछ लिया तो ज़रूर जवाब दूँगा। ज़्यादा तो नहीं है, लगभग साढ़े 4 करोड़ की इनकम इस साढ़े 6 साल के पीरियड में स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से और अपलाइनों के आशीर्वाद से हमारे पास आया है। और उधर 10 साल में कितना कमाया? लगभग 30 लाख 10 साल में 30 लाख, इधर 6-7 साल में साढ़े 4 करोड़। 4.5 करोड़। जी सर। बहुत बढ़िया। तो अब मतलब ज़िंदगी सही चल रही है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है और बेहतर करने फैमिली की वाले क्या बोल रहे हैं? अब तो बेटा खुश है? मैडम भी बोलती हैं पति हो तो आप जैसा हो। अच्छा। और बच्चे भी बोलते हैं कि पापा हो या डैडी हो तो आप जैसा हुँ, हो। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई फॉरेन और ट्रिप कहीं लेके गए परिवार को? बिल्कुल सर दुबई से लेके स्विट्ज़रलैंड से लेके सब जगह घूम अच्छा रहे। स्विट्ज़रलैंड भी जी, घुमाए? स्विट्ज़रलैंड भी घूम लिए और अभी बहुत जल्द सिंगापुर का टूर फैमिली के साथ करने जा इससे रहे हैं। पहले फैमिली अभी कभी दुबई या स्विट्ज़रलैंड गई थी? तो कभी मौका मिला नहीं सर क्योंकि कुछ तो बोला होगा? ज़िंदगी बीत गई ऐसे ही और एफिल टावर के नीचे खड़े होके बिल्कुल, जब बिल्कुल। फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे तो मैडम ने कुछ तो बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा, बोला कि भगवान सबको ऐसा ही पति दे जैसे आप हैं। और सर एक बात और कहना चाहूँगा जब मैं दुबई गया था अपनी फैमिली के साथ और दुबई से जब घूम के आया था, तो मेरी वाइफ़ ने तो बोला ही था कि पति हो तो आप जैसा हो। लेकिन मेरी वाइफ़ को मेरे पड़ोसन ने भी बोला था, "ओ बहन जी पति हो तो आप जैसा हो।" तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा लगा सर ये। लोग बोलते हैं कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की ज़िंदगी अच्छी होती है। जी, 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 तो जी। आपसे बात करके ऐसा महसूस हो रहा है मुझे बिल्कुल सर और कि हर तरीके से ज़िंदगी बेहतरीन बनती है। जी सर, बिल्कुल। अब सर कुछ सीख की बात करते हैं आपसे, जी, जी, जी। जो मुझे लगता है कि आप ही सिखा सकते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो सर से कुछ जानना चाहते होंगे। मेरे पास एक्चुअल में कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट भी आई थी, क्योंकि आप ग्राउंड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जी, जी। तो कुछ आपसे आज प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। लोगों ने पूछा सर से, आप ये पूछिए कि सर इन्विटेशन कैसे करते थे? थोड़ा डेमो करके दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, ज़रूर बताएँगे और ऐसा तो मुझे तो मैं अपने आप तो नहीं बोलूँगा कि मैं कैसा किया, लेकिन हाँ, वो ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा हमने कैसे किया, जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत में आए थे तो कैसे करते थे। और शुरुआती दौर में सर हमने एक लिस्ट पे प्रॉपर काम किया। मैं सुबह मॉर्निंग में उठ कर के सबसे पहले अपनी लिस्टिंग अपडेट करता था। मुझे आज कितने लोगों से बात करनी है, मुझे कितने लोगों को सौदा प्लान करना है, कितने लोगों को इनवाइट करना है। ये पूरा प्रोसेस मैं सुबह उठ करके 1 घंटा, 1.5 घंटा इसमें समय देता था और इसके बाद मैं लोगों को कॉलिंग करता था। अब मैं मेरी 2 तरीके की लिस्ट होती थी। एक लिस्ट वो जो 3, 4, 5 दिन के बाद मुझे टाइम देती थी और एक लिस्ट वो होती थी जो मुझे उसी दिन टाइम देती थी। तो ये 2 तरीके की मैं लिस्ट मेंटेन करता था। जो लिस्ट मुझे पर डे टाइम देती थी, उस लिस्ट में मेरा नियम होता था मैं डेली कम से कम 3 से 4 लोगों को डेली प्रेज़ेंटेशन मुझे देना ही देना है। और उसके लिए मैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज़ में चुनाव करता था कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में 3 कैटेगरी में लोगों को डालता था। ए कैटेगरी में सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को डालता था, जो जॉब पर्सन हैं, जो सुबह 8 से 5 तक जॉब करते हैं। इसके बाद उनके पास समय है।
जो एक मिडिल क्लास के सेक्टर में आते हैं। मैं उनसे बात करता था, अपने जो जानने वाले होते थे, उनसे उनका नाम निकालता था। जो मेरे साथ इंडस्ट्री में नहीं था, मैं उससे भी बात करके उसके जानने वालों की लिस्ट अपने डायरी में नोट कर लेता प्रॉपर था। लिस्टिंग। प्रॉपर लिस्टिंग करता था मैं, और लिस्टिंग करने के बाद फिर मैं उनको कॉल करता था अपनी तरफ से। बोला, सर नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है और मुझे आपके बारे में मिस्टर श्याम सर ने बताया था, और आपके बारे में बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि मिस्टर ए के मौर्य सर बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मुझे लगा कि अच्छे इंसान के साथ ज़रूर बात वार्तालाप करना चाहिए। वैसे सर बता रहे थे कि आप आर्मी में जॉब करते हैं, और मुझे लगा सर आपके बारे में आपसे एक बार ज़रूर बात करना चाहिए। वैसे सर आप कहाँ रहते हैं और कैसे लाइफ़ चल रही है? तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स करता था तो मैं बोलता था, बोला, सर आपकी तरह बहुत सारे आर्मी पर्सन लोग हैं जो हमारे सेक्टर में, हमारे फील्ड में जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ वहाँ पर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को एज़ अ पार्ट टाइम उस जॉब के साथ-साथ चेंज किया है। बहुत सारे लोग लाखों रुपए की अर्निंग ले रहे हैं एज़ अ पार्ट टाइम, और एक ईमानदारी से, होनेस्ट तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो एज़ एक्स्ट्रा इनकम आपके घर में, आपकी फैमिली के लिए आ सकते हो, जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही मैं ऐसे लोगों से बात करता, लोग बोलते थे, "ठीक है सर, क्या है मुझे बताएँ?" तो अगर मैं 10 लोगों से ऐसे बात करता था, 2-4 लोग मुझे समय दे ही देते थे, और उन 2-4 लोगों से मैं जाता था, मिलता था, प्रेज़ेंटेशन देता था। उसमें से 1 आध लोग मेरे साथ इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर के जॉइन कर लेते थे। जैसे ही प्रोडक्ट जाता था, बंदा यूज़ करता था, यूज़ करने के बाद हमारे साथ आता, धीरे-धीरे आज बिज़नेस में आ जाता था। तो इस तरीके से हमने सर लोगों से कॉल किया। कोई स्टूडेंट होता था, तो उस स्टूडेंट को हम बात करते थे, कॉल करते थे, बोला, सर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करने का मेन पर्पज़ क्या है? कहीं न कहीं आप जॉब करेंगे, जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, इनकम ऑफ सोर्स का ज़रिया आपको लेना है। अगर पढ़ाई करते-करते आपकी लाइफ में अगर एक्स्ट्रा 20-25 हज़ार की इनकम का सोर्स अगर आपकी लाइफ में बन जाए, जो आप सेल्फ डिपेंड हो जाए, आप अपनी फैमिली से अपनी पढ़ाई का खर्चा ना लें, तो आपको कैसा रहेगा? तो बंदा बोलता था, सर बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बोला, उसके लिए 1 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, और आप कहाँ हैं? हम आपसे मिल लेते हैं। इस तरीके से हम बात करते थे लोगों से। कोई बिज़नेसमैन है, उस बिज़नेसमैन के बारे में मैं बात करते, बोले, सर आप बिज़नेस तो कर ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप 8 से 10 बिज़नेस करते हो, लेकिन आप मुझे बताइए सर, आप पूरे दिन बिज़नेस करते हो, आपके बच्चे भी बिज़नेस करेंगे, कभी घूमने का मौका मिलता है क्या इस बिज़नेस के दौरान? बोला, नहीं सर, कभी नहीं मिलता। मुझे याद है सर, एक हमारी टीम में मिस्टर सचिन मित्तल जी हैं, मैं ज़रूर नाम लूँगा उनका, और व्यापारी परिवार से हैं। तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक वो दुकान पे रहते थे। तो मैंने उनको देखता था, उनसे बात करता था, तो उनको घूमने का बहुत शौक था। तो मैं उनको एक डायलॉग मारा, बोला, सर ज़िंदगी बीत जाएगी हल्दी, मिर्च, नमक तौलते-तौलते, और एक बार आप आओ, आपको दुबई घुमाएँगे, थाईलैंड घुमाएँगे, स्विट्ज़रलैंड घुमाएँगे। और मेरी बात सुन कर के वो मोटिवेट हो गए, बोला, सर कैसे घुमाएँगे? बोला, बर 1 घंटे का टाइम दीजिए सर। और 1 घंटे का उन्होंने टाइम दिया, हमने उनको प्रेज़ेंटेशन दिया, उन्होंने प्रोडक्ट लिया। तो मैंने उनको बोला, सर आपको कुछ नहीं करना है। बोला, ठीक है सर। वो जॉइन हो गए, और सर आज इस इंडस्ट्री में ब्लू डायमंड बनने वाले हैं, डायमंड बन चुके हैं। तो ऐसे ही हमने लोगों को बताना शुरू किया, जो जिस प्रोफ़ेशन का होता था, उस प्रोफ़ेशन की तारीफ़ करते थे, उसकी थोड़ा-सा एप्रिशिएट करते थे, बंदा खुश हो जाता था, और हम उसको मिल के प्लान दे देते थे। ऐसे धीरे-धीरे ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी। बहुत बढ़िया सर। मुझे लग रहा है कि ये सेशन एक फ्रेशर्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव टूल्स के रूप में काम करेगा, जी, जी। है ना? हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ और है कि जब हम किसी को प्लान करते हैं तो दोबारा री-फ़ॉलो-अप करना ज़रूरी है। जी, तो जी। क्या लगता है फ़ॉलो-अप का क्या रोल है? सर मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोल ही फ़ॉलो-अप का है। हुँ, क्योंकि अगर मैं इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचा हूँ सर, तो उसकी वजह ही फ़ॉलो-अप है। अगर जिस इंसान ने मुझे इंडस्ट्री में लेके आया, उसने मेरा 3 महीने फ़ॉलो-अप किया, फिर मैं दोबारा इस इंडस्ट्री में आया, तो उसने मेरा 6 महीने फ़ॉलो-अप किया। और मैं तो कहता हूँ सर कि बिना फ़ॉलो-अप के इस इंडस्ट्री में मात्र 2% लोग ही आएँगे, और अगर आपका री-फ़ॉलो-अप होगा, तो इस इंडस्ट्री में 80% लोग जॉइन कर सकते हैं। और हुँ, आज की डेट में कई लोग यही कमी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, मुझे याद है सर, मैंने एक व्यक्ति को जॉइन कराया था, 1 साल तक मैं उसका फ़ॉलो-अप करता रहा। हुँ, 1 साल फ़ॉलो-अप करने के बाद वो व्यक्ति जॉइन हुआ, और इसके बाद उसने इतना बड़ा काम किया कि मैं आपको मतलब आज वो डायमंड लेवल पे है सर। तो फ़ॉलो-अप एक बहुत बड़ा पार्ट है। फ़ॉलो-अप के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। फ़ॉलो-अप का मतलब सर, एक दिन में हम किसी को पूरी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। 1 घंटे, 1.5 घंटे के सेशन में आप केवल प्लान बता सकते हैं, आप पूरी चीज़ें नहीं दे सकते। जैसे कि बोला जाता है कि पिक्चर 3 घंटे की ही क्यों बनती है, 5 घंटे की क्यों नहीं बनती? तो इंसान की जो माइंड की कैपेसिटी होती है, वो 1.5 से 2 घंटा, हार्डली 3 घंटे की होती है। हुँ, तो आप 1 दिन में जाकर के उसको पूरा अपने प्रेज़ेंटेशन, अपनी पूरी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। तो बार-बार जब हम उस इंसान से मिलते हैं, बार-बार उससे टच करते हैं, मिलते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको इस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आता है, और फिर वो धीरे-धीरे तैयार होता है इस बिज़नेस में। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सच बोली कि इस इंडस्ट्री में लोग 1 या 2 बार मिलते हैं, इसके बाद लोग मिलते नहीं लोगों से।
और यही वजह है कि वही लोग 10-5 लोगों से मिलने के बाद बोलते हैं कि ये बिज़नेस मेरे से नहीं नहीं होगा। होगा हुँ। और वो छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। यानी अगर किसी को रिज़ल्ट बढ़ाना है तो फ़ॉलो-अप के ऊपर फ़ॉलो अप फ़ोकस करना ही करना पड़ेगा, पड़ेगा। बार-बार प्रोसेस करना मैक्सिमम पड़ेगा। टाइम हमें लोगों से जी, जी, बिल्कुल। संजीव सर, आपने काफ़ी लोगों को लीडरशिप में कन्वर्ट किया। आज हमें पता है आपकी टीम में लगभग 4 5 डायमंड है, 10 डायमंड है, कितने हो गए? लगभग 10 डायमंड है गुरु। 10 डायमंड आपने क्रिएट किए हैं। मतलब बोल सकते हैं कि यू आर द डायमंड मेकर। तो एक फ्रेशर बंदा जब हमारे साथ आता है, उसको लीडरशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाए? क्या टेक्निक आप यूज़ करते हो? बिल्कुल सर, फ्रेशर बंदा जब आता है तो इस इंडस्ट्री में वो बिल्कुल कोरा कागज़ होता है। उसको कुछ नहीं पता होता, कुछ पता नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब ये लीडरशिप के ऊपर निर्भर करता है कि उस फ्रेशर व्यक्ति को किस तरीके से ट्रीट करता है। जैसे हमारे आप कैसे की? मतलब कैसे किया आपने? बिल्कुल सर, हम जब शुरुआत में इंडस्ट्री में आए तो हमें पता था कि एक व्यक्ति 1 दिन में बिज़नेस को नहीं समझेगा या 1 दिन में कभी भी बड़ी एजुकेशन नहीं ले सकता। तो हम व्यक्ति को पूरे दिन वर्किंग करने के बाद, काम करने के बाद, हम लोगों को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद उसके घर जाते थे। उसके घर जा कर के हमने शेड्यूल बनाया हुआ था कि आज क्या बात करनी है, आज कंपनी के बारे में बात करनी है, कल इसको कैलकुलेशन के बारे में बात करनी है। मतलब डेली इवनिंग में आप टीचिंग करते थे? बिल्कुल, यानी जो एजुकेशन पार्ट होता था, हम रात को 9-10 बजे के बाद करते थे। डेली अच्छा, सिखाते थे? डेली। अच्छा, ये काम हमने कहाँ से सीखा? क्योंकि ये काम हमारे अपलाइन ने हमारे साथ किया। ओके। तो हमने यही काम अपने डाउनलाइन के साथ किया, अपनी टीम के साथ किया। तो पहला हम बोल सकते हैं कि अगर हमें अपने किसी भी फ्रेशर्स को डायमंड में कन्वर्ट करना है, तो पहला कि आप डेली कुछ ना कुछ सिखाने की आदत डालो। बिल्कुल। फर्स्ट। जी, जी। नेक्स्ट दूसरा। दूसरा, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सामने वाले को सिखाने जा रहे हो या बात करने जा रहे हो, वो नाराज़ है आपसे किसी न किसी चीज़ को लेकर के या आपकी बात नहीं सुनना चाहता। उस वक़्त हम भी ईगो में आ जाते हैं। वहाँ पर आपका रिलेशन उस डाउनलाइन से बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी आपको रिस्पेक्ट में कमी ना करे वो। तो रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी टीम के साथ बनाना बहुत एक इम्पोर्टेंट गुड रिलेशन भी है। एक बनाना बहुत चाहिए। अच्छा रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उसको ट्रेनिंग सेशन में ज़रूर कन्वर्ट करें, ट्रेनिंग सेशन में बार-बार कॉल करें। मुझे याद है, मैं जब भी अपनी टीम से बात करता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग में कितनी बार आते हैं? आप फ्राइडे की ट्रेनिंग कितनी बार अटेंड कर रहे हैं? तो ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट है जो बार-बार हर हफ्ता उस व्यक्ति को रिमाइंड कराता है कि आपको इस इंडस्ट्री में क्या करना है। वो जो 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है, वो बहुत बड़ा पार्ट है इस इंडस्ट्री में उस व्यक्ति को तैयार करने के लिए। तो लीडरशिप के लिए 2-3 चीज़ें बहुत तो इंपॉर्टेंट है एक तो सर। डेली बेसिक काम आपने सिखाया, हुँ, दूसरा आपने बताया रिलेशन डेवलप करो, जी, तीसरा बेसिक ट्रेनिंग उसको अटेंड कराओ, बिल्कुल सर, है ना? बहुत जो ज़रूरी है। वीकली च ट्रेनिंग चलती है उसको बिल्कुल, अटेंड जी, करो। जी, जी, उसके जी। बाद उसके बाद उसके साथ जब उसको प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ें इसकी इतना करने के बाद भी वो व्यक्ति ग्राउंड में नहीं निकल पाता है, हुँ, किसी कारणवश। तो हमें ये भी करना पड़ता है, मैं ये भी किया है कि उसको अपने बाइक पे बैठा के, अपनी गाड़ी में बैठा कर के, उसके साथ वर्किंग भी जाना पड़ेगा। ग्राउंड में काम ग्राउंड में काम करना पड़ेगा उसके साथ जाकर के। उसको फ़ॉलो अप करने में दिक्कत है, तो उसको फ़ॉलो अप करके दिखाना पड़ेगा ग्राउंड में जाकर के। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आज मार्केट में जो लोग कन्वर्जन जिनकी अच्छी नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है जो संजीव सर अभी आपको बता रहे हैं, कि हमें अगर अपनी टीम को अपने जैसा डेवलप करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम को खुद लेके ग्राउंड में जाइए, करके दिखाइए। है ना? हमारे यहाँ कहावत है, अपलाइन से पूछो कैसे, जी, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। ये थोड़ा गड़बड़ है। जी। इसमें एक चीज़ मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है करके देखो ऐसे। ये बिज़नेस बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। तो मंकी को करके दिखाना पड़ता है। यानी अपलाइन से पूछो कैसे, करके दिखाओ ऐसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच और में तब मैं बीच में कमाऊँ पैसे, पैसे जी, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक-एक जो बेसिक काम है, आप अपनी टीम के साथ जाइए, उनको अगर इन्विटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इन्विटेशन सिखाइए। अगर उनको फ़ॉलो-अप में प्रॉब्लम होती है, तो फ़ॉलो-अप सिखाइए। प्लान करने में दिक्कत होती है, तो आप करके दिखाइए, ऐसे करो। तो 2-3 बार जब आप इस प्रोसेस को करेंगे और सर मैंने भी अपने बिज़नेस में ये चीज़ अप्लाई किया था और इसी से आज हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनी है। जी, आपने उसको बहुत अच्छा किया। जी, उसके बाद सर उसकी रैंक थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर बिल्कुल। आप क्या करते हो? बस फिर उसको धीरे-धीरे उसको हम एफआईएम करना सिखाते हैं, फिर उसको एफआईएम में डालते हैं कि आपको एफआईएम कैसे करना है, उसके साथ एफआईएम करके दिखाते हैं कैसे एफआईएम करना है। फिर उसको ग्रुप मीटिंग लेना सिखाते हैं कि आप उसको टीम बनाना सिखाते यस सर, उसको अब डेवलप करना चाहिए, आपको अपनी टीम को क्या-क्या चीज़ें बतानी हैं। तो बेसिक चीज़ें ग्रुप मीटिंग में क्या-क्या बातें करनी है, उसको नोट्स बना के देते हैं कि आपको इस टॉपिक पे बात करना है और फिर ग्रुप मीटिंग के बाद उसको बोलते हैं कि आप अपनी टीम को ट्रेनिंग में लाइए। तो ये प्रोसेस है, पर्सनल काउंसलिंग, एफआईएम, फिर ग्रुप मीटिंग, फिर ट्रेनिंग, तब वो व्यक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप होता है और बड़े लेवल पे जाता है।
और लेकिन फिर भी सर लीडर कितना ही बड़ा बन जाए, बिना अपलाइन के तो कहीं कुछ हो नहीं अपलाइन सकता। की ज़रूरत लास्ट अपलाइन तक की पड़ती ज़रूरत तो है। लास्ट तक पड़ती है और हम हमेशा लोगों के लिए खड़े हैं, बहुत हमारे लिए मेहनत सर करते हो आप, अपनी डाउनलाइन के लिए बहुत मेहनत करते हो। बस सर टीम के आपका लिए इतनी मेहनत करते हो सर, क्या कोई ऐसी डाउनलाइन है जो परेशान भी करती है? बिल्कुल सर, इतना करने के बाद भी डाउनलाइन बहुत परेशान करती है और और मुझे पता चला है कि आपकी टीम में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी हावी रहते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल और तो आपको क्यों मतलब क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं लोग? और किस तरह की परेशानी आपको देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी बच्चे हैं इसलिए वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं और अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। क्योंकि जैसा बच्चा ज़िद करता है शुरुआत में, एक बच्चे को बोलते हैं ना आगे दीपक जल रहा है, उसको बोलते हैं बेटा वहाँ नहीं जाना, ये जल जाएगा। तो जब तक उसको छुएगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। तो कुछ डाउनलाइन ऐसी होती हैं कि जब तक वो गलती ना कर दे, जिससे कि उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तब तक वो अपलाइन को परेशान करती करने रहती देना चाहिए। है। उसको करने देना चाहिए, करके सीखेगा तो करके ज़्यादा अच्छा सीखेगा तो लगेगा। ज़्यादा अच्छा लगेगा और तब तक हम भी झेलते रहते हैं क्योंकि ज़रूरी है और इस बिज़नेस में अच्छा और देखो बिज़नेस करना तो तब आसान होता है, जब आप जो बताओ अपनी टीम को और वो कर जाए। बिल्कुल। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप कुछ बता रहे हो, कर ही नहीं रहे। फिर भी सर तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर डाउनलाइन बात ना माने तो क्या करें? बात अच्छा ये मैं नहीं सर, ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स कम्युनिटी के सवाल है बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि अगर डाउनलाइन बात ना माने तो क्या करें फिर? देखिए सर ये तो होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर कोई तो हमारी बात नहीं मानेगा। कुछ लोग तो होंगे जो हमें इग्नोर करेंगे। अच्छा जो नहीं मानेगा उसका लॉस भी तो है। उसका लॉस तो है लेकिन क्या वो करेंगे उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन आप क्या करते? मैं तो सर उस सिचुएशन में उसको बार-बार समझाता था, हाँ, बार-बार मनाता था और फिर भी अगर नहीं समझता था, तो फिर बोलते थे कोई बात नहीं तू करके देख ले जो, छोड़ देते थे फिर अब जब कुछ दिनों के बाद जब उसको ठोकर लगती तो फिर वापस आता था। अच्छा आते हैं लोग। आते हैं, बिल्कुल आएँगे। हाँ, अगर लेकिन हाँ, ज़्यादा हम पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पार्ट है इस बिज़नेस का और नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। लोग कुछ लोग बोलते हैं ना सम विल डू 5 एसडब्ल्यू रूल्स जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। मैं तो हमेशा करता हूँ सर। कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे और जो नहीं मानेंगे वो कुछ समय के बाद मान जाएँगे। आप अपना काम करते रहिए, प्रोसेस करते रहिए। तो हम अपना काम कर रहे हैं और लोग धीरे-धीरे आते रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ बताया सर आपने और हम बोल सकते हैं कि एक आधे घंटे के कन्वर्सेशन में हम लोगों ने आपके माध्यम से लोगों को काफ़ी कुछ आज सीखने का मौका मिला होगा। आपने अपने 12-15 साल की जो एक्सपीरियंस है, उसको बिल्कुल निचोड़ के रख दिया और आज लोगों को आपने बताया बहुत मतलब ये बड़ी जेन्युइन चीज़ें हैं, इसको वही बता सकता है, जिसने इस इंडस्ट्री को जिया हो। जी, किताब पढ़ के ये बातें तो नहीं आ सकती, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। किताब की जो प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है जी, जी, जी। और जो ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल अलग लेवल की प्रॉब्लम होती है और ग्राउंड का जो तीखापन है, उसके बारे में असली अंदाज़ा वही लगा सकता है, जो जिसने ग्राउंड के अंदर काम किया हो जी और सर। ग्राउंड के अंदर के उस तीखापन को चखा हो। जी, जी, और जी। आपकी बातें सुनने के बाद मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कि रियल में वास्तव में आपने उन चीज़ों को देखा है। अभी 10 डायमंड है सर अभी आपके पास। जी, जी, जी। आपकी डाउन में भी मुझे पता चला बहुत सारी लग्ज़रियस कार होल्डर बिल्कुल सर। है ना? जी, जी। तो संजीव सर का अब क्या फ्यूचर है? मतलब क्या फ्यूचर में आपका विज़न क्या है इस इंडस्ट्री को लेके? बस सर आने वाले समय में आने वाले 5 से 10 सालों में लगभग मैं चाहता हूँ कि 10 सालों में लगभग 500 डायमंड, 500 बहुत डायमंड इस बधाई हो सर। स्लीपियस बिज़नेस छोटी-मोटी से बात नहीं है। और मैं 500 लोगों को 50 लाख से ज़्यादा कमाने वाले बनाने वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल छोटी-मोटी बात नहीं है। और ये मेरा अच्छा विज़न है और और बहुत सारे लोगों को उनके सपनों के पीछे जो भी उनकी ताकत है, पूरी ताकत लगा देंगे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने की। आप खुद के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप कहाँ तक पहुँचोगे? मैं तो सर इतना ही कहूँगा कि मुझे तो जाना है कंपनी का 20वें लेवल पे, हुँ, जो मुझे कोई रोक नहीं सकता। 100 करोड़ का चेक 100 लेना है करोड़ का चेक मुझे लेना है, जो अगले 10 साल हमारे में। एमडी साहब ने बोला है हुँ, और और मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ सर, तो मुझे इतना पता है कि आज इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ और आपको बहुत जल्द इस इंडस्ट्री में मेरा बेटा काम करते हुए दिखेगा। अच्छा, जी, बेटा क्या करता है आपका? मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, फाइनल ईयर में है वो अच्छा, और वो खुद बोलता है मतलब कि बीटेक के बाद आप लोगों के सामने लाखों लोग देखेंगे आपको। बिल्कुल, बिल्कुल सर मुझे पता है आप ये बता रहे हो ये कि मेरी बात लाखों लोगों के पास जाने वाली है
और बीटेक के बाद अपने लड़के को इस इंडस्ट्री में लाने इतना वा कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे इस इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस है, मुझे इस संस्था पे कॉन्फिडेंस है, लड़का मुझे एक्सेप्ट करेगा बिल्कुल इंडस्ट्री को? वो बिल्कुल कर चुका है। अच्छा, कर चुका है। वो उसको पता है, वो बोलता भी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर लूँगा मगर आपकी तरह आपके इतने बड़े लेवल का चेक, इतने बड़े लेवल की इनकम मैं जॉब में कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा, इसलिए वो तो बीटेक करके आ रहा है। ये तो इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं पढ़ाई कर लो आप, हाँ। क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के बाद जब मेहनत होती है तो उसका रंग अलग होता है। बिल्कुल, एजुकेशन गिव यू कॉन्फिडेंस। तो मुझे बड़ी प्राउड होगा इस बात को बताते हुए और हो भी रहा है कि मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आने वाला मेरा फ्यूचर है और आप देखेंगे सर। मतलब आप उत्तराधिकारी देने वाले हो। बिल्कुल, मेरा तो उत्तराधिकारी जो है मेरे बिज़नेस का मेरा बेटा बनने वाला है और मैं तो इस कंपनी मैनेजमेंट एमडी साहब मिस्टर संजीव सर, मिस्टर महिपाल सर, मिस्टर शिव कुमार सर और आप का जितना धन्यवाद कर सकता हूँ उतना कम है क्योंकि एक सही डायरेक्शन, एक मजबूत लीडरशिप किसको बोलते हैं, वो मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद पता चला सर। आप लोगों से मिलने के बाद पता चला और मैं तो दुनिया का बहुत खुशनसीब इंसान मानता हूँ और मैं तो ये भी कहूँगा कि जितने ठोकरें खानी होती हैं, उतना तो ज़रूर हिस्से में जो लिखा होता है, वो खानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी बनती है, बड़ी सुनहरी होती है और आज उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं बहुत डायरेक्ट सेलिंग के हेटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भी प्यार देना चाहूँगा अच्छा। क्योंकि क्योंकि वो हेटर्स हैं और उन्हीं से हमारा अस्तित्व है। हाँ, अगर वो हेटर्स नहीं होते, तो हमारा अस्तित्व नहीं फिर बनता। हम आगे किसके हम पास आगे जाएँगे? किसके सहारे बढ़ते हैं? हम किसको फिर आइडियल मतलब मैं तो आइडियल मानता हूँ वह उनको। हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और है मैं ना? तो बोलता हूँ जिसको सर जाएँगे और सही करके लाएँगे। जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे ना वो लोग, हमारे वही तो फ्यूचर है सर। हाँ, हाँ। क्योंकि सभी पॉज़िटिव हो जाएँगे फिर दिक्कत हो जाएगी। जो बेटा आने वाला है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इन्हीं लोगों को तो पॉज़िटिव तो उनके करके लिए लाएगा बहुत ना। बड़ा प्यार है और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसे ही हेट करते रहिए हमें, नफ़रत करते रहिए और हम आपको ऐसे ही प्यार देते ताकि हमें रहेंगे। पता चले कौन-कौन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए और अच्छा लगा सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और कुछ सर बातें अब आपसे कुछ डायरेक्ट सवाल करेंगे जिसका जवाब आपको बहुत ही मतलब जो दिमाग में आए बोल देना। जी मतलब सर। ऐसा नहीं इसमें सोच समझ के बोलना है। नेक्स्ट ड्रीम कार कौन-सी? सर 1.5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू एक्स7 बीएमडब्ल्यू। जी, एक्स आइडियल अपलाइन कौन है? विकास सर। ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए? लगभग 10 करोड़ का घर होगा सर। 10 करोड़ का घर अभी जी, लेने वाले हो। जी। मेरठ में कहाँ ले लोगे? मेरठ में सबसे अच्छी कॉलोनी है सीलकुंज, वहीं पलेगी। उत्तराधिकारी तो आपने चुन लिया। जी, अगला उत्तराधिकारी कौन? मेरा बेटा। पक्का? जी, सबसे अच्छी कंपनी कौन? एडब्ल्यूपीएल, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन? थंडरबास्ट, अगला फॉरेन ट्रिप कौन-सा? सिंगापुर। सिंगापुर। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। बहुत-बहुत बधाई हो आपको इतनी शानदार अचीवमेंट के लिए। अभी मुझे पता चला है कि आपने इस महीने लगभग 60 लाख का चेक अचीव किया है। जी सर। उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर। आसान नहीं होता है नॉर्मल टीचर के लिए 60 लाख का चेक अचीव करे और आप उस चेक के हकदार हैं। इसी महीने आई है आने वाली है? जी सर, आ गई है। आ गई पैसे आ गए जी, जी, अकाउंट में जी, जी, तभी जी। इतने कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हो। तो सर उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आई होप कि आपकी इस बातचीत की जो मैसेज है बहुत सारे दर्शकों को एक नया आयाम देगी, एक नया मार्गदर्शन देगी। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे ब्लैक डायमंड एसलीपीएस वेलनेस के रॉयल डायमंड मिस्टर संजीव कुमार सर को जिन्होंने एक टीचर की जॉब के साथ इस इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करी थी और आज 60-60 लाख की चेक को भी एक-एक महीने के अंदर हासिल कर चुके हैं। बहुत बड़े सपनों के साथ लगातार इस इंडस्ट्री में प्रयासरत हैं। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है और इसी तरीके से आपको अगले एपिसोड में मिलवाएँगे हमारे बहुत सारे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे दिग्गज लीडरशिप से, जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिनसे आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो देखते रहिए दामिद दुबे शो, बने रहिए, कनेक्ट होके रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस पूरे पॉडकास्ट को अपनी-अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोग इसको देख सकें। ये एक जीवंत उदाहरण है जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। बने रहिए, थैंक यू सो मच।